तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड के बारे में आपको बता रही थी कि फ़्रॉड एक ऐसा मिस्टेक है, ऐसी एरर है जो जानबूझकर की जाती है, इंटेंशनली डेलिबरेटली की जाती है, जिसका मेन पर्पस किसी को नुकसान पहुंचाना है ना। तो उसको कहा जाता है फ्रॉड। अब देखिए, ये जो फ्रॉड है जिसको हम कहते हैं इंटेंशनल मिस्टेक्स, ये 3 टाइप्स की हो सकती है। सबसे ज़्यादा ये होता है मिस एप्रोप्रिएशन और एम्बेजलमेंट ऑफ कैश के अंदर ही फ्रॉड होता है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स भी हो सकता है एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स भी हो सकता है। तो देखिए, जो फर्स्ट वन है मिस एप्रोप्रिएशन और एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, तो इट इज़ ईजियर टू मिस एप्रोप्रिएट कैश का एम्बेजलमेंट करना कंपैरेटिवली ईजी है एज़ कम्पेयर टू गुड्स, क्योंकि गुड्स तो देखो गिनी हुई होती हैं, है ना। एंड ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ कैश, क्योंकि कैश जो है वो वैल्यू में भी हाई होता है और वॉल्यूम में कम होता है, तो उसको ईजिली जो है वो पर्सन उसमें फ्रॉड कर लेते हैं। तो जो पर्सन इसमें फ्रॉड करते हैं एम्बेजलमेंट ऑफ कैश में, वो जनरली बिज़नेस से रिलेटेड ही होते हैं और वो इजीली जो है वो चीज़ों को छुपा लेते हैं। मतलब जो ट्रांजैक्शन हैं वो कई बार उनको छुपा कर या कम या ज़्यादा दिखाकर भी मैनिपुलेशन ऑफ कैश कर लेते हैं। जैसे देखिए, नॉट रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीप्ट ऑफ कैश, जैसे कोई सेल की, है ना, और सेल की लेकिन उस सेल को छुपा दिया, उसको शो ही नहीं करा, है ना, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इस तरीके से भी कई बार एम्बेजलमेंट ऑफ कैश हो जाता है। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा है एम्बेजलिंग कैश बाय नॉट रिकॉर्डिंग कैश सेल, जो बता रही थी कि कोई भी रिसिप्ट है या कैश सेल है उसको ना रिकॉर्ड करके भी एम्बेजलमेंट हो जाता है। शोइंग द गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कि आपने गुड्स बेची, किस बेस पर बेची, सेल और रिटर्न बेसिस, कि अगर उनको पसंद में आ गई तो वो रख लेंगे, नहीं आई तो रिटर्न कर देंगे, लेकिन आप इसको शो ही ना करें बुक्स के अंदर, है ना। तो इसको जो है वो बुक्स में अगर इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं की जाती। इसी तरह से मेकिंग फिक्टिशियस एंट्रीज, कि आप बुक्स में डिस्काउंट शो कर देते हैं जबकि एक्चुअल में डिस्काउंट आपने दिया ही नहीं कस्टमर को, तो ये भी एम्बेजलमेंट है। आप रिटर्न शो कर देते हैं कि कस्टमर ने गुड्स वापस कर दी जबकि वापस आई ही नहीं, है ना। बैड डेट्स शो कर देते हैं, तो इस तरह से भी जो है वो कैश का एम्बेजलमेंट होता है। यह जगलिंग रिसिप्ट क्या होती है कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वन कस्टमर, जैसे कस्टमर ए से आपने रिसीव किया, है ना, और आपने रिकॉर्ड कर दिया कस्टमर बी के अकाउंट में। उसके बाद आपने बी से रिसीव किया तो सी के अकाउंट में कर दिया, है ना, या ए के अकाउंट में कर दिया। तो ये क्या होता है कि इसका अमाउंट दूसरे के अकाउंट में दिखाना, दूसरे का अमाउंट तीसरे के में। जैसे ए ने पेमेंट की, ए के अमाउंट का आपने यूज़ कर लिया, जब बी ने आपने पेमेंट की तो आपने वो ए में दिखा दी, है ना। फिर सी ने पेमेंट की, वो आपने बी में दिखा दी, फिर डी ने पेमेंट की, फिर आपने सी में दिखा दी। तो इसको हम क्या कहते हैं, जगलिंग रिसिप्ट, कि रिसिप्ट तो हो रही है, या जिसको हम कहते हैं टीमिंग एंड लैपिंग, है ना। तो इस तरह से जो एम्बेसडर्स हैं वो हमेशा मनी कुछ अपने हाथ में रखते हैं। स्टीलिंग चेक चोरी कर लेते हैं, या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसको चोरी कर लेना। एम्बेजलिंग द इनकम अर्न बाय ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो इनकम अर्न की उसको जो है वो शो ना करना, या शोइंग द सेम एज स्टिल रिसीवेबल, कि अभी रिसीव होना बाकी है ना, वो रिसीव हो चुका है लेकिन उसको शो नहीं करना। मेकिंग एंट्रीज फॉर फोर्स डोनेशन, आपने कोई चैरिटी नहीं की, कोई डोनेशन नहीं की, लेकिन अगर आप उसकी एंट्री दिखा देते हैं तो वो अमाउंट इन फ्रॉडर्स की पॉकेट में जाता है। नॉट रिकॉर्डिंग द रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एंड नॉन यूजेबल गुड्स, कि सपोज़ कोई स्क्रैप है या कुछ कह सकते हैं कोई स्क्रैप है या कोई इस तरह की गुड्स हैं जो कि यूज़ नहीं हो रही, तो आप उसको सेल कर देते हैं लेकिन आप उसको शो नहीं करते। जैसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हैं, है ना, तो ये भी अमाउंट उनकी पॉकेट में जा सकता है। या नॉट शोइंग अ लोन रिसीव्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि आपने कोई लोन रिसीव किया उसको बुक्स में नहीं दिखाया। मेकिंग फॉल्स बिल फॉर परचेज ऑफ गुड्स, कि गुड्स खरीदी और उसके लिए फॉल्स बिल बना लिए, मतलब एक्चुअल में आपने हो सकता है गुड्स खरीदे ही ना हो, आप उसको कंज्यूम दिखा दें और उसका बिल बनाकर आप पेमेंट साइड में दिखाकर आप उसका अमाउंट ले लें। एम्बेजलिंग द अमाउंट ऑफ वेजेस के अमाउंट का एम्बेजल करना, कि आपने इस तरह सोचते हैं कि आपने पेमेंट कम की हो और दिखा ज़्यादा दिया, है ना। तो मोस्ट पॉसिबल यही होता है कि अमाउंट कम पे करके ज़्यादा दिखा देना, या फिक्टिशियस नेम दिखा देना एम्प्लॉयज़ की, है ना, उस तरीके से भी एम्बेजलमेंट हो जाता है। तो ये था एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। उसी तरह से एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स, कि गुड्स का भी एम्बेजलमेंट किया जाता है। और गुड्स का जो एम्बेजलमेंट है जनरली जैसे स्टोर कीपर हैं जिनके हाथ में गुड्स होती हैं, है ना, या सुपरवाइज़र्स हैं, या कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो
गुड्स को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो जनरली ये देखा जाता है कि एम्बेजलमेंट ऑफ कैश के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस रहता है, लेकिन एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स भी किया जाता है, बट इसको डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली मुश्किल है एम्बेजलमेंट ऑफ कैश की बजाय, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ जो है वो उनको ये लगता है कि ये सेफ़र है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स करना, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि 10 आइटम्स यूज़ हुई या 11 हुई। आप देखिए ये किस तरह से हो सकता है। सबसे पहला, स्टीलिंग गुड्स फ्रॉम स्टोर, कि स्टोर से गुड्स चुरा लेना। इनकन्वीनियंस विद सम कस्टमर्स, कि आप जो है वो फिक्टिशियस क्रेडिट नोट शो कर दें कस्टमर के नाम पर और उन गुड्स को एम्बेजल कर दें, है ना। तो आपने क्रेडिट नोट शो कर दिए कस्टमर के नाम पर और वो गुड्स आपके पास चली गई। या आपने परचेज़ की एंट्री तो कर दी, परचेज़ की एंट्री करने के बाद आप उस गुड्स को अपने पर्पज़ के लिए अपने मतलब गोडाउन तक, अपने गोडाउन तक आप उसको ले जाते हैं, तो इस तरह से भी एम्बेजलमेंट हो जाता है। या यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गुड्स फॉर पर्सनल पर्पज़, कि ऑर्गेनाइजेशन की गुड्स को जैसे स्टेशनरी आपने यूज़ कर ली अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए, है ना। इसी तरीके से जो कुछ और आइटम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंपनी की कार है, आप अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। रिमूविंग सर्टेन गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ परचेज़ रिटर्न, कि परचेज़ रिटर्न के नाम पर आपने जो है वो गुड्स वहाँ से उठा ली और उसकी बुक्स में एंट्री ही नहीं करी। नोट एंट्रिंग द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अ सेल्स रिटर्न, कि सेल्स रिटर्न आया लेकिन आपने उसको शो ही नहीं करा और उसका एम्बेजलमेंट कर लिया। तो इस तरह से जो है वो मिस अप्रोप्रिएशन हो जाती है गुड्स की। जैसे बताया, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश डिटेक्ट करना इजी है, लेकिन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को डिटेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि जो आइटम कंज्यूम दिखा दी गई तो हाउ यू कैन प्रूव कि ये कंज्यूम नहीं हुई, उन्होंने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ की। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स में गड़बड़ी। तो जो एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स किया जाता है या एम्बेजलमेंट ऑफ कैश किया जाता है, वो जनरली लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो करते हैं, जबकि ये जो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स किया जाता है ये ऑनर करते हैं, या जो मैनेजर है वो करते हैं, या कुछ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स होते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है ना, वो किया जाए, उसकी वजह से किया जाता है। आप देखिए कैसे होता है मैनिपुलेशन, किस पर्पस के लिए होता है। सबसे पहला, सेविंग ऑफ इनकम एंड सेल्स टैक्स, कि आपने इनकम टैक्स बचाना है, सेल्स टैक्स बचाना है, उसके लिए इनकम को कम दिखाएंगे। हाइडिंग द ट्रू पिक्चर ऑफ द बिज़नेस फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, कि आप कॉम्पिटिटर्स को ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी सेल बहुत कम है ना, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम है, ताकि जो बिज़नेस राइवल्स हैं वो ना आए, कॉम्पिटिटर्स ना आए, तो उस पर्पज़ के लिए भी हो सकता है। एनहांसिंग प्रॉफिट विद द एम ऑफ अर्निंग हायर अमाउंट ऑफ कमीशन, कि सपोज़ जो मैनेजर है उनको सेल के ऊपर कमीशन मिलता है तो वो सेल को बढ़ा चढ़ा कर भी दिखा सकते हैं। गेनिंग एडवांटेज इन केस ऑफ पॉसिबल सेल ऑफ बिज़नेस, कि आपने बिज़नेस को सेल करना है तो आप उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं, है ना, और इस वजह से भी आप प्रॉफिट को कम या ज़्यादा दिखा सकते हैं। या जो एम्प्लॉयज़ को कम आपको बोनस देना पड़े, उसके लिए भी आपको लगता है कि अगर हम प्रॉफिट कम दिखाएंगे तो एम्प्लॉयज़ को ये लगेगा कि कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहे हैं और डिविडेंड भी कम पे करना पड़ेगा, और इसी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको बोनस भी कम दिया जाएगा। मेंटेनिंग द रेट ऑफ डिविडेंड, कि अगर आपने अपनी गुडविल को बनाना है, अपनी रेपुटेशन को बढ़ाना है, तो फिर आप क्या करते हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड को स्टेबल बनाने के लिए प्रॉफिट्स को आप दिखाते हैं, चाहे हो या ना हो। और लोन लेना है तो भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखाएंगे, है ना। तो ये इस तरीके से इस ऑब्जेक्टिव की वजह से मैनिपुलेशन होता है। अब देखिए दीज आर द मैथड्स कि मैनिपुलेशन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। नोट क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, अब जैसे कि आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है या कोई भी फिक्स्ड एसेट है, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाना हाई रेट से या लो रेट से, वो डिपेंड करता है बिजनेसमैन के ऊपर कि वो कौन सा मेथड यूज़ करता है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करता है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करता है, कौन सा मेथड यूज़ करे और कितना अमाउंट वो शो करे। तो यहाँ पर भी एम्बेजलमेंट हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है। तो या एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को कम या ज़्यादा दिखाना, कि आपने उसका वैल्यूएशन कराया और वैल्यू को कम या ज़्यादा दिखाकर भी आप प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। या फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर शो करना, मतलब जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है आप उसको शो ही ना करें, उससे कम या ज़्यादा दिखा दें, तो भी आप प्रॉफिट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नॉट इंक्लूडेड एंड इनकम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि कोई इनकम हो उसको शो ही ना किया जाए। इसी तरह से कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको रिवेन्यू नेचर का मान लिया जाए जानबूझकर, है ना, तो इससे भी आपकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। शोइंग फॉल्स सेल, कि जो सेल है वो गलत दिखा दें या परचेज़ गलत दिखा दें या सेल्स एंड परचेज़ रिटर्न में कोई गड़बड़ी कर दें।
नोट शोइंग द अर्नड इनकम, कि ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर ली, जो इस साल आपको शो कर देनी चाहिए थी वो आपने शो नहीं करी, है ना, या पिछली इनकम भी आपने इस साल शो कर दी। क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व्स, कि आप जो है वो सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है कि आपने ज़्यादा दिखा दिया तो उससे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएंगे, है ना। कोई प्रोविज़न आपने बना दिया, प्रोविज़न फॉर कंटीजेंसी, तो उससे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएंगे। विंडो ड्रेसिंग आप कर रहे हैं बुक्स की, कि आप इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जिस टाइम वो ट्रांजेक्शन हुई उस टाइम ना दिखाकर वो आगे दिखा दें, है ना। जैसे आपने परचेज़ किया 31 मार्च को, लेकिन आप 31 मार्च को ना दिखाकर उसको 1 अप्रैल में दिखा देते हैं, तो फिर वो उस साल के फाइनेंशियल ईयर में काउंट नहीं होगी, और हो सकता है वो बहुत बड़ा अमाउंट हो। आपने सपोज़ 1 करोड़ की कोई परचेज़ की, तो आप इस साल ना दिखाकर नेक्स्ट ईयर दिखा देंगे, तो इस साल की आपकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ जो है वो एम्बेजलमेंट या मैनिपुलेशन की जाती है, मतलब ऑनर्स के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। तो जैसे ऑडिटर के लिए ये इम्पॉसिबल है टू पुट अ कंप्लीट एंड टू ऑल फ्रॉड एंड एरर, सबको ढूंढना, लेकिन ऑडिटर के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि उसने किसी भी तरीके से इन फ्रॉड्स को या एरर्स का पता लगाना है, उसको रोकना है। तो जब भी ऑडिटर अपनी बुक्स को चेक करता है तो वो इस तरह के एरर्स या फ्रॉड्स को दिमाग में रखता है कि इस तरह के हो सकते हैं, है ना, और वो काफ़ी केयरफुली वो जो है वो उसको चेक करता है। अब देखिए इवन दो फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड, कि कोशिश करता है ऑडिटर कि जितने भी फ्रॉड हैं या जितने भी एरर्स हैं उसको वो इंटेलिजेंटली मतलब फाइंड आउट कर ले, लेकिन कई बार ये डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको फाइंड आउट करना। तो उसका वो अपनी तरफ से अपने पूरे एफ़र्ट्स करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नहीं कर पाता और उसने पूरे एफ़र्ट्स किए हैं वो इस चीज़ को प्रूव कर देता है, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अब देखिए अदर ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहला मोरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर मोरल प्रेशर रहता है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर मोरल प्रेशर रहता है किसका, ऑडिटर का, कि ऑडिटर ने आना है, उसने इस काम को चेक करना है, तो वो केयरफुली करते हैं और कोई भी मिस्टेक करने से पहले या फ्रॉड करने से पहले वो सोचते हैं। तो मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर एक इनडायरेक्ट प्रेशर होता है कि वो कुछ भी गलत नहीं करते, कुछ भी लापरवाही नहीं करते, वो कोशिश करते हैं कि सारा काम बिल्कुल अप टू डेट हो और बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग हो। सेकेंड, सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल, कि जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर है या टैक्स अथॉरिटी है ना, तो वो भी सेटिस्फाई रहते हैं। या जो पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, पार्टनरशिप फर्म है जो अपने आप ही अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराते हैं, तो उनके जो पार्टनरशिप फर्म में अदर पार्टनर्स हैं वो सेटिस्फाई रहते हैं कि जो भी हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि ऑडिटर ने उसको सर्टिफाई कर दिया है। और लीगल रिक्वायरमेंट तो ये है ही, जैसे कंपनीज़ के लिए या पब्लिक ट्रस्ट के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, बैंक के लिए, बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर ये मैंडेटरी है। तो उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम को चेक करता है। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करना इसका मेन ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा कुछ था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।